हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री का 11वीं क्लास का केमिस्ट्री है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी पर आधारित है। इस चैप्टर को ठीक से समझे बिना तो केमिस्ट्री को ABCD भी नहीं समझ सकते, इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग हायर फिजिक्स में स्टडी करेंगे या इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो ये करंट टॉपिक्स हैं और बर्निंग टॉपिक है, इनके बिना काम चलने वाला नहीं। तो दोनों के लिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, दोनों के लिए ये चैप्टर और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, कि पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे, फिर उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन समझेंगे कि वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, वेव फंक्शन क्या देता है और क्या फिजिकल क्वांटिटी उससे निकलती है। 20वीं सदी के शुरुआत में फिजिक्स में कुछ 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में कुछ घटनाएं प्रकाश में आई, जिसने फिजिक्स के सोच को बदला, जिसने नए रिसर्च करने और नए तरीके से सोचने और उसका मॉडल विकसित करने के लिए फिजिसिस्ट को बाध्य किया। ठीक है, वो घटनाएं लेते हैं एक एक करके। पहली घटना आप जानते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये एक्सपेरिमेंटल, ये जो क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है कि एक बॉडी है ना, और जो जिसमें रेडिएशन भरा हुआ है, ठीक है ना, और ये अपना रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, ऐसे इमिशन करते हैं। तो उसके इमिशन का जो वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये था, ऐसा मिलता था। ये क्या था, ये ई लैम्डा है और ये लैम्डा दर्शाई हुई है, ठीक है ना, कि लैम्डा के साथ एनर्जी डेंसिटी उसकी इस तरह से वेरी करती है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हो ऐसे कि ग्राफ बिल्कुल हर तरह वेल बिहेव्ड है, कन्वर्जेंट है, और इस तरह से ये दिख रहा, ठीक है। इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने काम किया। पहला काम विन्स ने किया। विन्स ने अपना जो रिजल्ट बनाया वो बिल्कुल क्लासिकल थियोरी के कॉन्सेप्ट पर बनाया, है ना। इसको वेव मानते हुए इन्होंने इसके फार्मूला बनाए। तो इनका फार्मूला क्या है, लो वेव लेंथ पे ये ई लैम्डा है, ये कैलकुलेटेड है, थियोरेटिकल है ना, ये थियोरेटिकल है। जो फार्मूला बनाया उसके आधार पर इन्होंने कैलकुलेट किया, तो इसका ग्राफ ऐसा बना। तो विन्स का ये जो दिया है, विन्स का लो वेवलेंथ पे इनका ग्राफ जो था डाइवर्ज कर जाता था। देखो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक। यही काम दूसरा रेले जीन्स ने किया। रेले जीन्स ने थोड़ा दूसरे आइडिया के आधार पर लगाया, लेकिन वो क्लासिकल आइडिया ही लिया और वेव नेचर ऑफ लाइट ही लिया, ठीक है ना, और उसको मान करके इन्होंने अपना ग्राफ बनाया। तो इनका ग्राफ हाई वेवलेंथ पर डाइवर्ज कर जाता था। तो ये दोनों ही एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुए, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए प्लैंक। क्या हुआ, प्लैंक ने अब ये दूसरा आइडिया लिया। उन्होंने कहा कि ये जो इसमें लाइट है ना,
वो कंटिन्यूस ना हो करके इस लाइट में एक सबसे न्यूनतम फ्रिक्वेंसी न्यू जीरो है। तो इसके जो पार्टिकल हैं उसमें वो एच न्यू जीरो के पार्टिकल हैं, 2h न्यू जीरो के पार्टिकल हैं, 3h न्यू जीरो के पार्टिकल हैं और NH न्यू जीरो के पार्टिकल हैं, जहाँ n इज इंटीजर, है ना, इंटीजर, ठीक है ना। इस तरह की सोच को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। एनर्जी कंटिन्यू ना होकर के, कंटिन्यूस ना होकर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है ना, कंटिन्यूस ना होकर ये डिस्क्रीट है। मैंने एच न्यू जीरो हुआ, उसका दुना हुआ, 3 गुना 4 गुना n गुना होगा, लेकिन एच न्यू जीरो और 2h न्यू जीरो के बीच में कोई भी एनर्जी का पार्टिकल नहीं होगा। और ऐसा मान करके प्लैंक ने गणना किया और वो प्लैंक का फार्मूला बिल्कुल फिट बैठ गया। ये प्लैंक का फार्मूला जो है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पहला क्वांटाइजेशन की, एनर्जी क्वांटाइजेशन की झांकी यहाँ पहली बार दिखाई दी, ठीक है ना। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको कहते हैं। दूसरा, आगे चलते हैं। दूसरा, तुम ये जानते हो रेडिएशन इज ए पार्टिकल, उसमें देखा ना पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। यहाँ रेडिएशन इज ए पार्टिकल, रेडिएशन इज द मैंने रेडिएशन इज लाइक अ पार्टिकल। ठीक है ना। आइंस्टाइन ने ऐसा मान करके कि ये जो फोटान्स है वो फोटान की एनर्जी जो होगी EP कितना है, h न्यू, जैसा कि प्लैंक ने माना था, बिल्कुल वैसे माना कि वो जो लाइट है वो सिंगल कंटिन्यूस लाइट नहीं है। लाइट में छोटे छोटे फोटान एनर्जी के पैकेट्स हैं, है ना, उनको फोटान कहते हैं। और ये जो फोटान है उनकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, h न्यू है। तो ये इंडिविजुअल फोटान एक पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। जब वो मेटल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है फोटान की वो इलेक्ट्रॉन को देगा, आधी एनर्जी नहीं देगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भी लेगा तो फोटान की पूरी एनर्जी लेगा, ठीक है। और एक फोटान से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा मान करके वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की गणना आइंस्टाइन ने किया और उसने ये जो फार्मूला बनाया, h न्यू इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज हाफ mv² इक्वल टू mv² क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो मैक्स है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये इस तरह से डिसाइड होगा। और ये जो है अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन का इस तरह ग्राफ बना था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डायरेक्ट एविडेंस था कि जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट को, जिसको हम वेव समझते हैं, वो वेव नहीं हो करके वो पार्टिकल का समुच्चय है, पार्टिकल का समूह है। और ऐसी स्थिति में मतलब वो फोटानों का बंडल है, लाइट जो है वो फोटानों का समूह है, जिसकी वजह से, तो इसका मतलब लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो ये देखा ना कि लाइट वेव है। वेव क्यों है कि लाइट डिफ्रैक्ट होती है, लाइट इंटरफेरेंस होती है। ये लाइट के वेव नेचर के साथ जुड़ा हुआ था, वो तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमने देखा है, लाइट वेव तो होगी लेकिन वो जो है पार्टिकल का समूह भी है, तो पार्टिकल नेचर भी है। तो लाइट का डुअल नेचर क्या हो गया, एक वेव भी है साथ साथ वो लाइट पार्टिकल भी है ना। इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये चीज़ देखा। अब अगला चीज़, तीसरी चीज़ ये देखो, लाइट इज अ पार्टिकल। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन था, इससे एक एक्सरे फोटान आया, एक्सरे का फोटान आया, उसने टकराया, फोटान चला गया इधर, है ना।
और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन है, एम ही इसका मास है, ठीक है ना। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चला गया कोई दूसरे थीटा कोण फाई कोण पे, ठीक है ना। फोटान चला गया, उस स्कैटर हो गया इतने पर। अब वेव मैकेनिक्स के इसकी व्याख्या करनी शुरू हुई तो वेव मैकेनिक्स इसका कोई इलाज नहीं बता रहा था, इससे पता नहीं लग रहा था वेव मैकेनिक्स के हिसाब से कि कितना होना चाहिए, डेल्टा लैम्डा कितना होना चाहिए। मतलब देखो उसमें क्या हुआ कि ये फोटान है ना, इसने इस पर टकराया तो तुम ये इसको कॉम्पटन ने इसी प्रोसेस को एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल मानते हुए इसको एक सिंपल कोलिजन बना दिया। उसने कहा कि एक पार्टिकल है फोटान, दूसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दोनों कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने पर फोटान अपनी कुछ एनर्जी दे देता है और उस एनर्जी जो पाया एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, बाकी एनर्जी फोटान के पास चला रह गई। फोटान चूँकि एनर्जी खो दिया तो उसका वेवलेंथ घट जाएगी, तो फोटान की एनर्जी का घटाव जो है वो इतना होगा। इसका फार्मूला इन्होंने ये बना दिया, ठीक है ना। और इसमें ये भी बताया कि मैक्सिमम कास थीटा -1 होगा तो ये 2 होगा, तो ये हो गया 2.426 × 10⁻12 मीटर का दुना। ये जो है डेल्टा लैम्डा मैक्स इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। इससे ज़्यादा फोटान की एनर्जी नहीं घटेगी, ये भी बता। ये सारी चीज़ें वेरीफाई हुई और कॉम्पटन इफेक्ट सही हो गया। कॉम्पटन का ये फार्मूला फिट बैठ गया। इससे ये पता लगा कि एक्सरे जो कि लाइट है, एक्सरे क्या है, एक्सरे लाइट होते हुए भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है ना। तो फिर ये भी ये पुष्ट करता है। आगे देखो, और एक तुम लोगों ने पेयर प्रोडक्शन, लाइट केवल इतना ही नहीं है, लाइट जो है वो मास पैदा करती है। क्या है, लाइट कैन प्रोड्यूस मैटर। ऐसा भी कभी होता है क्या? ये भी डिटेक्ट हुआ। एक वैज्ञानिक हुए डिराक, उन्होंने अपना डिराक का रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बनाई और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जो आप निगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन का एक भाई इलेक्ट्रॉन प्लस भी होना चाहिए। इसको पॉजिट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? पॉजिट्रॉन। ये भी पॉजिट्रॉन होना चाहिए जिसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज बस पॉजिटिव होगा। यह ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, ये डिराक ने बता दिया। लेकिन इसी चीज़ को एंडरसन ने 1832 में खोज दिया कि ये पॉजिट्रॉन नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और उसने ये प्रोसेस भी खो दिया कि ये पॉजिट्रॉन बनता कैसे। उसने कहा कि जब एक फोटान, वो फोटान होता है गामा फोटान, है ना। आगे चलकर गामा की भी पढ़ोगे कि न्यूक्लियस से गामा, जैसे एटम से तुमको बहुत बड़े एटम से तुम्हें एक्सरे निकलती है ना। जबकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बमबारी होती है तो एक्सरे निकलती है। लेकिन जब न्यूक्लियस में ट्रांजिशन होता है तो उससे गामा फोटान होता है। तो एक गामा फोटान जब किसी हेवी न्यूक्लियस के पास आता है ना, कोई न्यूक्लियस है ना, बड़ा न्यूक्लियस, इसके पास आता है तो वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ कोलिजन होता है, ऐसा भी नहीं है, गामा फोटान रुक जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर पैदा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, ये जब पूरे सिस्टम हो रहा होता है तो इसमें 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या कंजर्व चाहिए? देखो, चार्ज कंजर्व चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए। तो पेयर प्रोडक्शन के मामले में इन दोनों की जो एनर्जी बनी
ये जो पॉजिट्रॉन मास बना, मास की एनर्जी आइंस्टाइन ने कहा था कि जो एनर्जी है ई वो mc² के बराबर होगी। जो मास है वो मास जो है एनर्जी का ही एक रूप है। आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जो मास है वो एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसका मतलब जब जो एनर्जी खर्च हुई इनकी फोटॉन की h न्यू, कितनी खर्च हुई, h न्यू एनर्जी जो खर्च हुई, तो ये एनर्जी mc² किसका, me इलेक्ट्रॉन का प्लस m पॉजिट्रॉन का mc² है ना, उतनी एनर्जी प्लस वो एनर्जी जो रिक्वायल वाले को चली गई, और फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी या बोथ कितना, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, ये प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, किसके, ये के न्यूक्लियस जो बगल में न्यूक्लियस बैठा हुआ है ना, ये पास में जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मोमेंटा ये भी लेकर भाग गया और एनर्जी भी गई इसके साथ। तो ठीक है ना, तो ये जो है मोमेंटम भी कंजर्व होना है, इस पर हुआ चार्ज भी कंजर्व होना है, एनर्जी भी कंजर्व होना है। इसीलिए ये न्यूक्लियस के पास पेयर प्रोडक्शन जो होता है कि न्यूक्लियस के सानिध्य में, किसी के समीप में कोई गामा फोटॉन आ जाता है, टकराता है न्यूक्लियस से, तो पेयर प्रोडक्शन होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनर्जी है, जो गामा फोटॉन पूरी तरह एनर्जी है ना, पूरी तरह एनर्जी है, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। दो मास के पार्टिकल बन गए, मैटर के पार्टिकल बन गए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो एटम है, नहीं, जो लाइट है, एनर्जी है, वो प्रकाश से बिल्कुल अलग, वो मैटर से बिल्कुल अलग नहीं है। जो मैटर है वो बिल्कुल एनर्जी जैसे ही बिहेव करता है। ठीक है ना, तो ये पेयर प्रोडक्शन हुआ। पेयर प्रोडक्शन के बाद ये पेयर एनिहिलेशन भी होता है। क्या चीज़ होती है, ये कुछ आर्टिकल कहीं से, रेयर आर्टिकल है, कहीं से हमने ढूंढा है, तुम इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन दूसरी पार्ट अब देखते हैं, पेयर एनिहिलेशन। हम बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस होता है एनिहिलेशन। ये जो तुम्हारा पॉजिट्रॉन बना है ना, एक कोई पॉजिट्रॉन, वैसे तो फ्री में कहीं भी चला जाएगा पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन कहीं भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पॉजिट्रॉन। लेकिन पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर हाइड्रोजन एटम की तरह मूव करने लगता है। ठीक है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉजिट्रोनियम। लेकिन इस पॉजिट्रोनियम की दिक्कत क्या है कि ये 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही एनिहिलेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे को मिल करके एनर्जी बन जाते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी गामा फोटॉन बन जाते हैं। और ये एनिहिलेशन से देखो, ये सिंगल फोटॉन नहीं बनता, दो फोटॉन बनता है ना। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो वो दो फोटॉन बन जाता है। अच्छा, इस एनिहिलेशन को, एनिहिलेशन माने विनाश, इस विनाश के लिए मैटर का विनाश हुआ, एनर्जी बना। ठीक है ना, तो ये 2 गामा फोटॉन बनता है, एक्चुअली 2 गामा फोटॉन बना। ये रिएक्शन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक गामा फोटॉन ऐसे जाएगा, पॉजिटिव दिशा में गामा जाएगा, दूसरा गामा फोटॉन ठीक उल्टी दिशा में, नेगेटिव दिशा में जाएगा, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। अच्छा, यहाँ पर चार्ज कंजर्व है, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज का विनाश हो रहा है तो दूसरा एक नेगेटिव चार्ज का भी विनाश हो रहा है, दोनों पेयर में विनाश हो रहे हैं, दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका सम 0 बना रहा। ठीक है ना, तो इसका चार्ज भी कंजर्व रहा और ये मोमेंटम। इसके लिए किसी न्यूक्लियस के
साझेदारी की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियस होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए एनिहिलेशन की घटना कहीं भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्रिएशन की घटना जो होती है, मास क्रिएशन की घटना जो होती है, किसी न्यूक्लियर के फील्ड के अंदर ही होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा पर्पस जो है ये दिखाने का नहीं है कि एनिहिलेशन और डिलेशन की घटना कैसे होती है, बस आप एलिमेंट्री तौर पर ये समझ लो कि एनिहिलेशन भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है, और मैटर और एनर्जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, ठीक है ना। अब देखो मैटर है, मैटर देखो एकदम पार्टिकल है, एनर्जी क्या है, लाइट है, पूरा एनर्जी है, तो एक दूसरे में बदलने का मतलब वेव और पार्टिकल एक दूसरे में इंटरचेंजेबल कैसे हैं, ठीक है ना। ये देखा। अगली चीज़, तुम अब मैटर की बात थोड़ी सी कर लें कि मैटर है, मैटर बिहेव्स एज ए वेव, मैटर बिहेव्स एज वेव, ये क्या है, ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन एक बीम है, इलेक्ट्रॉन की एक बीम प्रकाश की तरह एक्सरे की तरह डाला और यहाँ पर इसका डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन होता है, मुड़कर चलिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन रिंग्स बनती हैं, गोल गोल रिंग्स बनती हैं ना, तुम लोग लाइट में एक्सपेरिमेंट करोगे तो डिफ्रैक्शन रिंग पढ़ोगे, है ना। एक जगह वाइट मान ब्राइट डार्क ऐसे बैंड्स बनते हैं, डिफ्रैक्शन रिंग्स बनती हैं, ठीक है ना। तो ये डिफ्रैक्शन रिंग्स जो बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेरेंस तो है ही, यहाँ डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ लेयर से डिफ्रैक्ट होता है, बिल्कुल जिस तरह की एक्सरे डिफ्रैक्ट होती है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्ट होता है ना, डिफ्रैक्ट होता है। और ये जो होता है 2d sin phi, 2d sin phi इक्वल टू कितना, n लैम्डा। जब n लैम्डा होता है तो वहाँ पर दोनों का ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। ये लाइट की तरह ही बिल्कुल वैसे ही होता है। तो डेविसन गर्मर ने भी ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बताया। आगे चल कर के इसी प्रोसेस के आधार पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल जिस तरह से आप फोटो बीम, आप प्रकाश का बीम उपयोग करते हो, उसी तरह इलेक्ट्रॉन बीम उपयोग करते हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी होती है, ठीक है ना, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। तो इतना जो फोटोग्राफ्स आते हैं, जो डीएनए के या जो तुम्हारे ये सेल्स के, वो बड़े इनलार्ज होकर आते हैं, दिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत चीज़ें स्टडी की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन से फ़ोटो खींचते हैं एक तरह से, माने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को हम लाइट की तरह यूटिलाइज करते हैं। उसी तरह एक जीपी टॉमसन है, एक्सपेरिमेंट जो है ये जीपी टॉमसन है ना, ये जे टॉमसन नहीं है, वो जीपी टॉमसन है। जीपी टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन अभी खोजा, और इसके साथ काफ़ी कि अल्फा पार्टिकल का डिफ्रैक्शन आया, प्रोटॉन का डिफ्रैक्शन लोगों ने खोजा, कार्बन का डिफ्रैक्शन किया, है ना, ढेर सारे पार्टिकल के डिफ्रैक्शन देखा। तो इसका मतलब जो मैटर होते हुए भी वो वेव की तरह बिहेव करता है, मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है। तो अब 20वीं सदी के शुरुआत में यह स्पष्ट हो गया था कि मैटर एक वेव है। जब मैटर वेव है तो उसका वेव कैसा होना चाहिए, ये डिटेल, ये समस्या है। और इस चीज़ को श्रोडिंगर ने एक हाइपोथेसिस दिया, और संयोग से श्रोडिंगर की हाइपोथेसिस का, या जो उसका तुक्का, हाइपोथेसिस तो तुक्का होती है ना, हाइपोथेसिस जो थी और उससे जो प्रेडिक्शन थे वो बिल्कुल सही होने लगे। तो इसलिए श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन अब तुम्हारे सामने है, और श्रोडिंगर के मॉडल के आधार पर हम वो ये देखेंगे कि मैटर का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है ना। तो वेव, मैटर वेव कैसे होनी चाहिए, मैटर के साथ वेव किस चीज़ का वेव है, क्या है, उनके साथ वेव किस तरह के अटैच्ड है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना।
तो श्रोडिंगर का जनरल इक्वेशन ये इस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ये बस बिल्कुल घबराओ नहीं, ये भारी भरकम दिख रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे आया था, ठीक है। ये क्या है, ये वन डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल है ना, 1 डायमेंशनल है। और ये इसी का वो 3 डायमेंशनल 3D रूप है स्पेस में। तो असली श्रोडिंगर इक्वेशन ये है, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत है, देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए पोस्टुलेट, ये एक पोस्टुलेट था, ठीक है ना। ये नॉट डेराइव, इसको कहीं से डेराइव नहीं किया गया, बिल्कुल ठीक है ना। इसको डेराइव करने की कोशिश नहीं करना, इसको जज करता इसी तरह हमें मानना पड़ेगा। 8 द प्रेडिक्शन बेस्ड अपॉन इट आर वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसके जो प्रेडिक्शन है, इसकी इस थियरी के आधार पर जो वेव है, देखो जो साइज बोल रहा है ना, ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं साई, ये कैपिटल साई है। ये जो साई है ना, यही मैटर वेव फंक्शन है। तो इसकी जगह वाई भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। बाकी कुछ कांस्टेंट है, जैसे एच कांस्टेंट है, वो प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्रॉस। मास है, पार्टिकल का मास है, ये पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल है, बाकी और कुछ तो ही नहीं। एक्स वाई जेड स्पेस वेरिएबल है, तो साई स्पेस का एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है। तो सिर्फ इतना ही समझो कि एक फंक्शन है, ठीक है ना। साई की जगह पर दूसरा भी रख सकते हो, लेकिन ये ऐसे में क्या है, हमको ढेर सारे वेरिएबल चाहिए, तो उनका अलग अलग होना चाहिए ना। तो इसलिए ग्रीक अल्फ़ाबेट का वो परंपरा से ये साई रख लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो साई महाशय हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और ये श्रोडिंगर की प्रॉपर्टी आपने समझा कि ये इसलिए सही है, अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि इससे जो प्रेडिक्शन है वो व्यवहार में सही उतरते हैं, है ना। ये बहुत चीज़ों की व्याख्या करता है, तो उसको एक एक करके समझेंगे कैसे व्याख्या करता है। क्योंकि इसके पोस्टुलेट, इसके प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं, है ना, सिस्टम पर लागू किया जाता है तो बिल्कुल सही हो रहे हैं, इसलिए इसको ये पोस्टुलेट को थियरी का रूप दिया हुआ है ना। इट प्रोवाइड द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स। हम जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स है ना, उसको जो आप समझते हो तो उसका वो करेक्ट प्रेडिक्शन देता है। जैसे तुम्हारी एनर्जी है, एनर्जी में कितने लेवल हैं, एटम में कितने सेल हैं, कितने लेवल हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे कि ठीक है ना। तो फिर ये बनाएंगे आगे। देखो ऐसा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक बात और भी है। देखो हमने बोर मॉडल पढ़ा था, ये नंबर 1 क्या है, बोर मॉडल के ड्रॉबैक थोड़ा सा सोचते हैं। बोर मॉडल, ठीक है ना। बोर मॉडल की पहली बात ये है कि ये बोर मॉडल में जब हम इसको सोडियम, बोर मॉडल जो सोडियम लिथियम है ना, और जो मल्टी एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनके स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका, है ना। डिडंट एक्सप्लेन क्या हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ठीक है। साथ ही बात दूसरा कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल है नॉर्मल रेजोल्यूशन में तो ठीक है, एक लाइन दिख रही है, ठीक है ना।
जब इसको रिजॉल्व किया गया तो इसमें ढेर सारी 2-2, 3-3 लाइनें दिखने लगी, बहुत पास 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 के। इसको कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रा, फाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। मतलब जिस लाइन को तुम एक समझते थे, मोटे तौर पर दिखाई देती है, वो एक्चुअली रिजॉल्व करने पर वो फाइन है। फाइन फाइन बहुत छोटे हैं। ये छोटे बहुत पास पास एनर्जी लेवल कहाँ से आ गए, ठीक है ना। तो ये कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तीसरी बात कि एल इक्वल टू एन एच क्रॉस कहाँ से, एन एच क्रॉस, एल इक्वल टू एन एच क्रॉस व्हाट इज बेसिस, एल इक्वल टू एन एच क्रॉस, है ना। ये कुडंट एक्सप्लेन। ये भी नहीं बता पाया, ठीक है। और चौथी बात कि ये जो है आप ये कहते हो कि nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन इन n इज 2n स्क्वायर। ये कहाँ से, ये ऐसा क्यों होता है, वाई? ये इसका, ये इन प्रश्नों के उत्तर वो देने में असफल रहा, ठीक है। तीसरी बात, बोर एटॉमिक मॉडल इज द प्लेन मॉडल, है ना। इट इज अ प्लेनर यानी इसका क्या है ना, प्लेनर होने का मतलब क्या है कि बोर ऑर्बिट है ना, बोर ऑर्बिट्स आर प्लेन कर्व, प्लेन कर्व, नॉट 3D, ठीक है ना। ये क्या है, एक न्यूक्लियस है और वो ऑर्बिट जो है प्लेन में है, दूसरी ऑर्बिट और होगी, तो इसमें कितनी ऑर्बिट बनेंगी ये बोर के बस की बात नहीं है बताने का। इसके दूसरे मॉडिफिकेशन भी हुए, सोमरफील्ड ने भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें सोमरफील्ड को भी सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। तो क्लासिकल मॉडल के आधार पर जो सिस्टम चल रहे थे, जो व्याख्या करने की कोशिश किया, तो बोर और सोमरफील्ड दोनों ने ही इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिर हमको श्रोडिंजर के पास्टुलेट की आवश्यकता पड़ी और वही आया श्रोडिंजर का पास्टुलेट। तो फिर हम लोगों ने उसको नए सिरे से क्वांटम मैकेनिक का जन्म दिया। अब यह तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी पार्टिकल है ना, चाहे वो लाइट पार्टिकल हो या चाहे वो मैटर पार्टिकल हो, वो सभी के सभी वेव है, वेव नेचर है उनके साथ। तो उनका वेव कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से हम मैटर की वेव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के वेव की बात हम लोग करेंगे। तो ये देखो कि अभी पहले मानो कि m जो है इलेक्ट्रॉन जैसा एक पार्टिकल है, ये m उसका मास है, ठीक। p क्या है, उसका मोमेंटम है, ठीक। और E एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। और इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। तो वेव मान लो, वेव फंक्शन को हम साई, वो दो चीज़ों में आर का फंक्शन होगा, पोजीशन वेक्टर, और ये टाइम का फंक्शन होती है ना। तो इस सिंपलिसिटी के लिए हम वन डायमेंशन वेव फंक्शन लेते हैं, है ना। तो आर की जगह हम एक्स उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ए ई पे के आई
के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या चीज़ है? एक प्रोग्रेसिव वेव है, जो प्लेन वेव है, जो स्पेस में मूव कर रही है, ठीक है ना। ये प्लेन वेव है जो स्पेस में एक जगह से लगातार एक समान स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है ना। चलते हैं, देखो इसकी एक खासियत है। देखो डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स करोगे तो ये क्या बनेगा? डिफरेंशिएट करो, आई के साई, और डेल्टा साई बाई डेल्टा टी करोगे तो माइनस आई ओमेगा साई हो गया, है ना। तो ये के क्या है? वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। के की वैल्यू कितनी होती है? देखो डी ब्रोगली के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ये होती है ना ये। तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है 2 पाई बाई एच बाई एम बी क्या है? मोमेंटम। तो ये हो गया कि P बाई एच क्रॉस एच बाई 2 पाई, है ना, एच बाई 2 पाई कर सकते हो ना। ये देखो एम बी को ऊपर कर दिया तो ये P बाई एच क्रॉस कि ये हो गया। उसी तरह ओमेगा को भी आप क्या लिख सकते हो? देखो ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हो, इसमें एच का गुणा भाग कर दें, 2 पाई एच न्यू बाई एच। तो ये क्या हुआ? एच न्यू को क्या बोलते हैं? एनर्जी। और एच बाई 2 पाई को एच क्रॉस कह सकते हैं, है ना। एच बाई 2 पाई ये नीचे रह गया, ये इतना। तो 1 और ये हो गया 2, है ना। तो अब ये देखो, अब ये क्या हो गया? डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो गया? आई पी बाई एच क्रॉस साई, ठीक। और डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, सही है ना। ये तीसरा रिलेशन होगी, ठीक है कि नहीं। तो अब वेव फंक्शन को हम P और E के पदों में क्या लिख सकते हैं कि साई एक्स टी जो है ये आपका वेव फंक्शन हो गया ए ई पर आई P बाई एच क्रॉस एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस टी, ये ठीक है ना। ये आपका वेव फंक्शन मोमेंटम और एनर्जी के टर्म में ये वेव फंक्शन ये इस तरह से मिला, ठीक है ना। अच्छा, ये P यहाँ पर देखते हैं 3 से। देखो ये 3 को आप समझ लिया ना, 3 वाले इस इक्वेशन को। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करें, देखो डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स ये कितना होगा? माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, सही। ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। P बाई आई पी एच स्क्वायर फिर से आ जाएगा ना, तो ये इतना भी हो जाएगा। डी ये एक्स स्क्वायर है। देखो अब हमारा जो टोटल एनर्जी फंक्शन होता है वो कितना होता है? P स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये इक्वल टू E टोटल एनर्जी। यदि इसमें हम साई का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? P स्क्वायर 2m साई प्लस बी आर
साई इक्वल टू ई साई, ठीक है ना। पीछे जरा देखो, पीछे हमने ये देखा है यहाँ पे पी स्क्वायर सही है ना। यहाँ से देखो पी स्क्वायर सही कितना होगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, इतना बन गया। और यहाँ पर ई देखो, ई साई बराबर कितना हो गया, एच बाई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, है ना। तो जहाँ ई साई है तो वहाँ हम ये रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पी स्क्वायर साई है वहाँ हम इससे रिप्लेस कर देंगे। देखो क्या बना, देखो ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी आर साई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही था। ई की जगह एच क्रॉस बाई आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, यही श्रोडिंगर इक्वेशन है। वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन देखो ये ऐसे ही है। तो वो क्या है, श्रोडिंगर ने कैसे प्राप्त किया, पहले क्या किया, इसको पी स्क्वायर बाई 2m टोटल एनर्जी फंक्शन लिखा, उसमें साई का गुणा कर दिया, और फिर ये पी को, जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर साई को, है ना, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, टू पी स्क्वायर साई को एच स्क्वायर बाई साई डेल्टा साई डेल्टा एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, और ई साई को इसने एच क्रॉस बाई आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और फिर इसका ये श्रोडिंगर इक्वेशन इसको मिल गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये तो वन डायमेंशन है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन केवल एक्स में है ना, केवल एक्स का है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। ये यदि ये इसी को हम ये कहते हैं, एक ऑपरेटर होता है नोबला, ये होता है डेल्टा 2 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा बाई डेल्टा जेड स्क्वायर, और इसमें साई डाल दिया। इसको साई मतलब ये, मतलब इस साई पर एक्स का भी 2 बार ऑपरेट लगा है, ये y के साथ भी डेरिवेटिव हुआ है 2 बार, और z के साथ, और तीनों सारे डेरिवेटिव को जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इसको जनरल फॉर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना, नोबला स्क्वायर साई, ये नोबला माने ये, ठीक है ना, डेल स्क्वायर, इसको डेल स्क्वायर भी कहते हैं, प्लस वी आर पोटेंशियल एनर्जी साई प्लस कितना है, एच क्रॉस बाई आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, बस ये आपका जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन है क्या, ये देखो, ये इक्वेशन है एक वेव इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन क्या है, एक वेव इक्वेशन है। आगे बढ़ने के पहले एक छोटे सा करेक्शन है जिसको अभी कर लेते हैं। ये क्या है, देखो ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई आई, ये है माइनस है, वहाँ पीछे हम लोगों ने किया था। देखो ये ई साई एच न्यू कहीं से निकाले ना, एच देखो ये माइनस आई थे, तो ई साई बराबर ये माइनस होगा, है ना। तो इसलिए ये जहाँ भी ऐसी गड़बड़ी है उसको ठीक कर लो, और फिर जब इसका असर पड़ेगा तो ये जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। अब इस माइनस होने के कारण
ये आई का फिर ऊपर गुणा कर दो, तो आई का करो तो आई स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो एच क्रॉस आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये माइनस तो ठीक है, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके एच क्रॉस, ये हो गया एच क्रॉस आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये मेथोडोलॉजी क्या है, ये यदि कोई सिस्टम तुमको मिला तो उस सिस्टम को से श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे। सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस मेथड से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। पहले इसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्लासिकल टर्म है। क्लासिकल टर्म में टोटल एनर्जी मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या और कोई भी एनर्जी हो, है ना, मैग्नेटिक एनर्जी भी हो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो, कोई भी, वो सारी एनर्जी को इस तरह से लिख लेते हैं। और फिर पी को और ई को हम उसके ऑपरेटर से, ये जैसे पी जो ऑपरेटर है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, है ना, इसमें साई का गुणा कर देते हैं, और पी स्क्वायर साई को हम उसके ऑपरेटरों से रिप्लेस कर देते हैं। बस वो हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन। निकालने का तरीका यही है। अब ये जो है आपके सामने, ये रहा श्रोडिंगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में, है ना। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या करेंगे हम, देखो, जिस तरह से न्यूटन का इक्वेशन होता है, क्या होता है, m d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स। ये है ना न्यूटन इक्वेशन, यही है ना। इस इक्वेशन को तुमने कभी डिराइव किया है क्या? नहीं, क्योंकि न्यूटन ने नियम दिया और उस नियम को हमने मान लिया। न्यूटन ने नियम कहाँ निकाला, प्रयोग किया, प्रयोग से देखा, उसके रिजल्ट सही हैं, फिर वो सही नहीं। इसको डिराइव नहीं किया जाता। न्यूटन का ये नियम जो है डिराइव नहीं होता, बल्कि ये इसलिए सही माना जाता था कि जब तक कि इसके प्रेडिक्शन सही है, ठीक है। तो ये न्यूटन के नियम है और वो उसके प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, बढ़िया। तो इसमें देखो, अब इस इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन के x को आप सॉल्व करके क्या क्या पता लगाओगे, x उसका पोजीशन मिल जाएगा, है ना। पोजीशन से उसका डेरिवेट कर दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिलेगी, मोमेंटम मिल जाएगा, m dx बाई dt निकालोगे तो मोमेंटम मिलेगा, है ना, मोमेंटम मिलेगा, ठीक है ना। और इससे जो दूसरे फिजिकल वेरिएबल हैं, ये पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, फिर क्या होता है, उसके बाद उसके जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके बारे में निकालते हैं कि उसका कितना होगा, कि मोमेंटा कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, पोजीशन किस पोजीशन पर, किस समय पर, कौन से पोजीशन पर होगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल जानकारी और प्रॉपर्टी हम इसके सॉल्व करने के बाद निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ लेकिन ये वेव फंक्शन के साथ भी वैसे ही करते हैं। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन का इसके जो सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन है उससे सहायता से हम इसका वेव फंक्शन निकालते हैं। जब वेव फंक्शन निकाल लेते हैं तो इस वेव फंक्शन की सहायता से उसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसका मोमेंटम निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ये पर, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ और श्रोडिंगर इक्वेशन में दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जो x है, पोजीशन वेक्टर, एक फिजिकल क्वांटिटी खुद ही दिखाई देती है। इसमें जो साई है, साई अपने आप में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सिंपल एक वेव है, लेकिन ये जो है विभिन्न फिजिकल क्वांटिटी के जनक है, वो इसी से डिराइव किए जाते हैं। तो इससे साई से क्या चीज़ें निकालेंगे और कैसे निकालेंगे उसके बारे में एक एक करके हम लोग अब आगे समझते हैं। लेकिन मूल बात क्या है अभी कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखो, लिखने के बाद श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त हुआ तो वो सिस्टम की जो बाउंड्री कंडीशन है उस बाउंड्री कंडीशन के अनुसार इस
श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है ना। और सॉल्व करोगे फिर उसका जो उत्तर आएगा वो साई आएगा। साई की सहायता से अब आगे हम अलग तरीके से समझेंगे कि उसका ई कैसे मिलेगा और पी कैसे मिलेगा, एल कैसे मिलेगा। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये पी स्क्वायर बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी है, यही है ना। और ये क्या होती है, ये क्या होगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक पी स्क्वायर बाई 2 मोमेंटम का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो गई, एनर्जी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी फंक्शन क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। और इस फंक्शन को जो ये पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर, इसको कहते हैं एच फंक्शन, इसको हैमिल्टोनियन कहते हैं। क्या, एच से दिखाते हैं हैमिल्टोनियन, है ना। कई बार हैमिल्टोनियन की बात कोई करेगा, हालांकि तुम्हारे उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन नाम है, अभी तो नाम समझो ये कि ये हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन बेसिकली ये फंक्शन जो होता है टोटल एनर्जी फंक्शन है, ठीक है ना। तो हैमिल्टोनियन के टर्म में ये इसका एच साई इक्वल टू आई एच करा डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, ये इस तरह भी कई जगह ये श्रोडिंगर इक्वेशन दिखा गया है। तो इसको हम एच साई कर दिए, इस फंक्शन को कंप्लीट रूप से एच साई कर दिया आई। तो एच साई इक्वल टू इस रूप में भी श्रोडिंगर इक्वेशन कई बार देखते हैं, लोग याद रखते हैं। तो ठीक है, तुम भी उसको याद करना, जैसे जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये हैमिल्टोनियन समझ लिया। वेव फंक्शन की एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को समझते हैं, वो है लीनियरिटी, है ना। हमारा वेव फंक्शन जो है क्या है, वेव फंक्शन ही श्रोडिंगर वेव फंक्शन जो है वो क्या है, एच क्रॉस माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन लिखते हैं, प्लस वी एक्स वी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। तो इसमें क्या है, मान लो इसका साई 1 और साई 1, इसके ढेर सारे फंक्शन होंगे जो इसके सोल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन के आप सोल्यूशन जानते हो, एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, है ना। तो इसके मान लो साई 1 और साई 2 दो फंक्शन है, आर 2 इंडिपेंडेंट, अलग अलग। इंडिपेंडेंट का मतलब मेरा अब यही है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ वेव श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब ये इसमें देखो क्या है, एक ये है ये वाली ऑपरेटर, है ना, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ क्या है कि देखो कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लो एक्स के साथ कर रहे हो, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और मान लो A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, इसका ये कॉम्बिनेशन बना लो, है ना। इस पर ऑपरेट करोगे तो ये ऑपरेटर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ना। देखो A1 डेल्टा साई 1 बाई डेल्टा एक्स प्लस A2 डेल्टा साई 2 बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया, है ना। अलग अलग पर वो सब ये ऑपरेटर चिपक गया। यदि दोबारा करें, डेल्टा 2
A1 psi1 प्लस A2 psi2, ये एक्स स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा। अब इस पर दोबारा कर दो, पहले डेल्टा का करो, फिर डेल्टा के ऊपर फिर डेल्टा कर दें। तो ये हो जाएगा A डेल्टा 2 psi1 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस A2 डेल्टा 2 psi2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, है ना। ये बात ये कर लो। और ये यदि ये बात टाइम के साथ भी संबंध है, ठीक है ना। तो ये यदि ऑपरेटर ये करो एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस v, इसके ऊपर A1 psi1 प्लस A2 psi2 पर ऑपरेट करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस आई डेल्टा बाई डेल्टा t क्या हो जाएगा, A1 psi1 प्लस A2 psi2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि psi1 psi2 इंडिपेंडेंट है तो A1 psi1 प्लस A2 psi2 इज आल्सो अ सॉल्यूशन, है ना। इसी चीज को लिनियरिटी कहते हैं। माने ये साई यदि कोई एक नया साई आप बना लो जो A1 डेल्टा थी, दो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन कर लो। ये तो हमने दो के लिए कह दिया, दो से ज़्यादा भी हो तो भी ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो psi1 psi2 psi n ऑल आर सोल्यूशन, है ना। यदि सोल्यूशन है तो देन साई इक्वल टू सिग्मा ए आई साई आई, मैंने सारे को किसी ए आई से गुणा करो और समेशन ओवर आई एन तक रहेगा, 1 से n तक, ठीक है ना। तो ये सब भी इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, ठीक है ना। ये जो लिनियरिटी का, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लिनियरिटी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लिनियरिटी, ठीक है ना। लिनियरिटी ऑफ वे फंक्शन लीनियर्स होते हैं और जो ऑपरेटर लीनियर है, ठीक है। और दूसरी बात, और इसको कहते हैं ये सुपरपोजिशन साई, तो ये क्या है, और इस थियरम को कहते हैं सुपरपोजिशन थियरम, सुपरपोजिशन थियरम। माने वे जो वेव फंक्शन है वो सुपरपोज करने में सक्षम है। यदि श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, तो दोनों सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन भी सुपरपोज कर सकते हैं। इसी वजह से जब दो वेव मिलती हैं तो उनका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बनता है, क्योंकि दो वेव्स, एक वेव यहाँ से आई, एक वेव यहाँ से आई, दोनों वेव मिलती हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। ये क्या किस वजह से मिलता है, सुपरपोजिशन की वजह से मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन जो है पूरा का पूरा वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव की तरह बिहेव करने के कारण इसलिए एक इस वेव को, श्रोडिंगर के जो सोल्यूशन मिलते हैं उनको मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर वेव, ठीक है ना। और ये मैटर वेव्स जो हैं सुपर इम्पोज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जब दो पार्टिकल पास में आते हैं, एक पार्ट के लिए है दूसरा पार्ट के लिए है, तो कॉम्बिनेशन जो है दोनों का सुपरपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो पूरा सिस्टम जो है वेव्स का सुपरपोजिशन है। और वेव जो है एक लोकलाइज एरिया में नहीं रहती, वेव जो होती है लोकलाइज एरिया में नहीं रहती, बल्कि वेव जो होती है, देखो मान लो कोई वेव है, ये ऐसा वेव फंक्शन है, वेव आपने सोल्यूशन निकाला, जैसे एक्स साई है, साई एक्स का हमारा सोल्यूशन ये निकाल लो, क्या निकाला भाई,
सम ए ई पर माइनस अल्फ़ा मॉडुलस ऑफ एक्स बाई ए मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, ये होगी, ये कोई ये वेव है ई पे। चलो अभी इसी की बात करते हैं। अभी ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, और अल्फ़ा इसका किसी क्षण पर एक्स कांस्टेंट कर दो तो अल्फ़ा एस है। तो ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है, उसका पोजीशन बदल रहा है ना। लेकिन पार्टिकल को जब ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगा, इतने रीजन में कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरह, ये एक वेव है, दूसरा भी पार्टिकल आएगी तो दोनों पार्टिकल आपस में मिलेंगे, सुपर इम्पोज होंगे, वेव फंक्शन जैसा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है ना। तो जैसे दो पार्टिकल मिल रहे हैं, एक साई 1 मिल रहा है, दूसरा साई 2 मिल रहा है, तो ये रिजल्टेंट आपको जो दिखाई देगा साई 1 प्लस साई 2 दिखाई देगा, उसका सुपरपोजिशन दिखाई देगा, ठीक है ना। अब आगे एक बात करते हैं, ये वेव फंक्शन जैसे हमने बताया कि वेव फंक्शन जो आपका श्रोडिंगर वेव का निकलता है वो क्या है, वो डायरेक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताता है ना, लेकिन ये एक वेव फंक्शन साई इज क्या है, इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जटिल फंक्शन नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, एक जटिल तो होगा ही, लेकिन साई जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ए प्लस आई बी के रूप में होती है ना, या इसको आर ई प्लस आई बी के रूप में होती है, आई थीटा के रूप में लिखते हो, जैसे भी लिखते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स का एक कॉन्जुगेट होता है, उसका कॉन्जुगेट नंबर होता है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। कॉन्जुगेट नंबर वो सिंपल है, ए माइनस आई बी जो होती है उसको, ये जेड, ये मान लो ये जेड है तो इसको कहते हैं जेड प्लस, है ना, जेड का कॉन्जुगेट, है ना। ये बस प्लस की जगह माइनस कर दिया तो ये कॉन्जुगेट हो गया, और इससे कॉन्जुगेशन इसका करना है तो क्या होगा, तो देखो आर ई पे माइनस आई थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, आर मैग्नीट्यूड है तो आर आई थीटा, ये कॉन्जुगेट है। अब तो ये कॉन्जुगेट के साथ फायदा क्या है, देखो कि देखो जेड गुणित जेड कॉन्जुगेट का गुणा कर दोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी होगा ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है कॉन्जुगेट स्क्वायर क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, और वो क्या है, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी बताती है, क्या है, ये डिनोट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। क्या हुआ, ये हाँ, हम लोग साई की बात कर रहे थे कि साई जो होती है अपने आप में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताती, लेकिन ये जो साई और साई कॉन्जुगेट है ना, ये क्या है, एक रियल फंक्शन है। साइन इज अ रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। और ये क्या बताती है, रियल नंबर एंड डिनोट क्या बताएगी, डिनोट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ
पॉइंट, ठीक है ना। ये जो है साई जो है एक्स का फंक्शन है, ये रियल नंबर कोई होगा तो उसका एक ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब इसको यदि स्पेस में, स्पेस क्या होगा देखो, रियल लाइन है ये तुम्हारी, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, स्पेस कहीं भी हो सकता है। तो इस पूरे स्पेस में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ये है, जैसे कैसे भी ये ऐसा है ना। तो ये जो हमने अपना एक टेंटेटिव कर्व बना दिया है ना, ये क्या है, साई साई कॉन्जुगेट बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर मैक्सिमम है, x इक्वल टू एक्स जीरो पर मैक्सिमम है। इसका मतलब ये पार्टिकल इस जोन में, इस एरिया में, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, और बाकी इस एरिया में और इस एरिया में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और चूँकि ये साई साई कॉन्जुगेट को हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से बता दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है ना। तो फिर पार्टिकल जो होता है, इस प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, एक से ज़्यादा कुछ होता नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जहाँ 100% पाए जाने की संभावना हो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और नहीं तो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो साई साई कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, और ये एक्स है के बीच का जो एरिया होना चाहिए, वो कुल एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के साथ ये समस्या जुड़ी रहती है। तो देखो, तो मान लो ये आपका एक फंक्शन है, आपने ये देख लिया। तो अब कोई कहे कि x से x प्लस डी एक्स के बीच में, ये डी एक्स हो गया, ये x है ना, तो ये x प्लस डी एक्स के बीच में इसके पाए जाने की संभावना क्या होगी, तो देखो डी पी एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स डेल्टा एक्स कितना होगा, ये होगा देखो साई साई कॉन्जुगेट, ठीक, और उसमें डी एक्स का और गुणा कर दो, तो ये तो इतने में पाए जाने की संभावना है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल डी पी है ना, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, स्पेस तो यहीं तक फैला है ना। तो ये इंटीग्रल साई साई कॉन्जुगेट डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये कितना होना चाहिए, 1, ठीक है कि नहीं। तो ये तुम्हारा वेन, इस प्रोबेबिलिटी, यदि कोई फंक्शन इस तरह से हो, है ना, यदि साई इस तरह से हो कि साई साई कॉन्जुगेट डी एक्स इतना है, तो कहते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी 1 लो, इफ साई satisfy इक्वेशन 1, है ना, देन साई इज कॉल्ड नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, और नॉर्म नहीं तो हम नॉर्मल बना देंगे, है ना, नहीं तो यदि नहीं है तो हम उसको नॉर्मल बना देंगे। तो ये ऐसा कैसे होगा, तो देखो, यदि साई और साई कॉन्जुगेट डी एक्स मान लो ए स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, कोई नंबर का स्क्वायर हो गया, इतना आ गया, कोई नंबर आएगी, रियल नंबर आएगी, ये तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए स्क्वायर हो गई। तो हम साई को सही फॉर्म में, वेल बिहेव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ए ई पे, है ना, ए साई कर देंगे, है ना, साई डैश को अब नॉर्मल फॉर्म में ए साई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारा एक फंक्शन है, इसको लो,
मान लो हमारा वेव फंक्शन साई है ना, वो ए है ई पे अल्फ़ा प्लस एक्स है ना, एक तो इतना है प्लस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फंक्शन है, ठीक है ना। साई में ये ई कहाँ गया है, ई के ये प्लस है ना, तो ये देखो ये पूरा फंक्शन इसके अंदर है, ई की पावर इतना है, ठीक है। अब साई का कॉन्जुगेट करोगे तो क्या बनेगा, ए ई पर रियल नंबर वाले पार्ट का माइनस नहीं होता, अल्फ़ा मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस आई बाद वाले सब माइनस हो जाएंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होगी, ठीक है ना। अब साई साई कॉन्जुगेट करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई पर टू, ई पर देखो एक यहाँ से अल्फ़ा एक्स आएगा और यहाँ से अल्फ़ा एक्स आएगा ना, तो टू अल्फ़ा मॉडुलस ऑफ एक्स ये आए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करें, साई साई कंजुगेट डी एक्स, कहाँ से माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक है, इसको करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रल ई पर माइनस टू अल्फ़ा टू एक्स है ना, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स, ये ई पर ए एक्स है तो ये हो गया ए स्क्वायर 1/2 अल्फ़ा, ठीक है ना, और ये हो गया दुन्ना इंटीग्रल ई पे एक्स और हाँ अल्फ़ा एक्स, और ये कितना आएगा 0 से इन्फिनिट। क्यों, एक्चुअली क्या है ये फंक्शन जो सिमेट्रिक फंक्शन है, इसमें एक इधर भी वैसा ही है और ये इधर भी होता है वैसा है, तो ये 0 से इन्फिनिटी करके वो करते हैं और इसको कट गया ये अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा हो गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ए बराबर कितना हो गया रूट अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारा इसका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कितना हो गया, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन यही लिखा दो, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन साई जो होगा 1/, नहीं तो एक की जगह रूट अल्फ़ा कर दिया बस, और बाकी वो फंक्शन जैसा है ए ई पर माइनस पर अल्फ़ा एक्स है ना, और बाकी ये माइ प्लस आई ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक, ये जैसा ये फंक्शन है ए की जगह ये जो फंक्शन है ना तुम्हारा, इस फंक्शन में ए की जगह रूट अल्फ़ा कर दो तो तुम्हारा ये फंक्शन नॉर्मलाइज फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और नॉर्मलाइजेशन समझ गए, इतना समझने के बाद अब कुछ और प्रॉपर्टीज साई की समझते हैं। देखो जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है, एच स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, ठीक, ये है ना, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें दो बात है, अब एक एक करके देखते हैं। चलो, in order to have infinite probability psi must have finite everywhere। हाँ भाई क्या है, ये psi should be finite everywhere है ना, psi कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, डाइवर्ज नहीं होनी चाहिए, कन्वर्जेंट फंक्शन होना चाहिए, हर जगह उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए है ना, किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी की ओर नहीं जाना चाहिए,
ठीक है ना। साई को इस तरह के फंक्शन को वेल बिहेव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, तो वो क्या बोला कि साई शुड बी अ फाइनाइट एवरीवेयर, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो, डिस पर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे उस साई को, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड को डील कर रहे हैं। दुनिया एक वास्तविकता है, ठीक है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहीं भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो साई शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, ठीक है। दूसरी बात, इन ऑर्डर टू अवॉइड मल्टीपल प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक ही जगह पर दो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो साई शुड बी सिंगल वैल्यू, साई शुड बी ये सिंगल वैल्यू। पहली बात ना, वजह क्या है, एक ही जगह पर दो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, एक ही जगह पर प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन एन, वो पोजीशन के मामले में भी और टाइम के मामले में भी एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने टाइम और पोजीशन दोनों का उसे क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। आगे बात, फॉर द फाइनाइट पोजीशन डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स मस्ट बी अ कंटिन्यूअस। ये क्या मतलब है भाई, देखो ये देखो, ये जो वेव फंक्शन है ना, ये दो बार डेरिवेबल है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन दूसरा डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट होगा जबकि पहला फंक्शन कंटिन्यूअस हो। पहला डेरिवेटिव डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स कंटिन्यूअस हो। तो ये दो बात मिला, देखो कि इसमें कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जबकि उसका बेस फंक्शन जो होगा, जिसका कि डिफरेंशियल कर रहे हो, वो कंटिन्यूअस हो। तो देखो ये कह रहा है कि डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस हो। तो ये जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब साई भी कंटिन्यूअस है, साई ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और ये डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर ये फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो इसलिए जो वेव फंक्शन साइब है वो पहला डेरिवेटिव, पहला कि साई कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स ये दोनों ही कंटिन्यूअस होना चाहिए। इन दोनों बातों को सिर्फ ये एक में कर दिया है ना, क्योंकि इतना कहना काफ़ी है कि अंडरस्टूड है ना। नहीं लेमैन की तरह ये बोलता तो साई भी कंटिन्यूअस है और डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स को भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन कब, जब v इज फाइनाइट, v इज फाइनाइट, v जब फाइनाइट है तब, v इनफाइनाइट है तो उसके लिए हम नहीं कहते, ठीक है ना। v इनफाइनाइट हो तो नहीं कहते, तो इसका उपयोग करेंगे हम लोग, बताएं। इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन वन मस्ट हैव x से प्लस माइनस वन, तो ये साई जो है जीरो होना चाहिए। मैंने चूँकि आप इंटीग्रल निकाल रहे हो ना साई और साई कॉन्जुगेट का, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट है, तो ये फंक्शन साई एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिट भी तो जीरो होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये फंक्शन जब x इन्फिनिट की ओर जाए तो फंक्शन की वैल्यू जीरो की ओर जाना चाहिए। नहीं पता लगा कि वो जीरो ना होकर फाइनाइट पर गया तो फिर तो टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया कि वेव फंक्शन की अब क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट मोटे तौर पर पढ़ लिया, थोड़ा सा और बाकी है। अब थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ नहीं, ये बहुत कुछ मुश्किल काम नहीं है।
कुछ नहीं तो जो अभी मैं समराइज कर रहा हूँ उस चीज़ को तुम याद रखना। तो देखो अब आगे चर्चा करते हैं इस बात पर। नंबर 1 कि डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका इस स्लाइड का इशू है कि देखो न्यूटन्स लॉ सॉल्व करने के बाद आपने क्या निकाला, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, उसके बाद वो निकाले वेलोसिटी निकाला, मोमेंटम निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, ठीक है ना। तो हम भी चाहेंगे कि अब इसमें उसका पोजीशन क्या है, पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, पार्टिकल कहाँ मिलेगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगी, यही ना। तो ये देखो पहली बात कि हमने अभी तक क्या सॉल्व कर दिया, लेट वी है सॉल्व्ड साई, है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो देखो तो पहली चीज एक कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P एट अ पॉइंट X, है ना, ये क्या है, साई कॉन्जुगेट बताएगी, ये डेंसिटी है ना। और एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी एक होती है, वो तो एक ही होगी ना, कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी यदि पता करो तो सही इतना, है ना, ये इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट प्लस ये 1 होगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि किस जगह पर मिलेगा, यही ऑर्बिटल में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी कि किस जगह पर वो यही फंक्शन बताएगा कि तुम्हारे किस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है ना। इसने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दूसरी बात, अब मान लो मोमेंटम पता करना है तो मोमेंटम P कितना होता है, वो P को IH क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, मोमेंटम का ऑपरेटर ये है, ठीक है ना। तो अब मोमेंटम का एवरेज निकालने के लिए, मोमेंटम का एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, तो ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई कॉन्जुगेट और ये मोमेंटम P साई dx, पहले इस साई पर P को ऑपरेट करोगे, फिर उस साई कॉन्जुगेट से गुणा करेगा और इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे तो एवरेज आएगा। तो ये आया देखो इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट IH क्रॉस, ठीक है ना, डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया dx, मेरे कहने का मतलब है। तो ये तुमको निकालना नहीं है, बस जानना है, बस जानना है कि ऐसे करते हैं। बड़े अगले कक्षाओं में जब तुम बड़े हो गए, अगले कक्षाओं में पढ़ोगे तो तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब इसको एक्चुअल में तुम डेवलुएट भी करोगे और ये निकल भी जाता है, इसके कुछ फाइनाइट वैल्यू आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये इस तरह से मोमेंटम का है। तीसरी क्वांटिटी है एनर्जी ई कितना होता है, ई जो है बेसिकली हैमिल्टोनियन का होता है, वो P² प्लस V R P²/2m, ये हैमिल्टोनियन होता है ना H। तो इस ऑपरेटर को इस पर करते हैं कि ई एवरेज जो होगी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से, तो ये बनती है साई कॉन्जुगेट ये
एच स्क्वायर बाई 2m डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई डी एक्स, ये रहता है। इसको एवेल्यूएट करो, इसका जनरली आइगन वैल्यू ई निकल चुका होता है, ये ई ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इससे जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो सीधे सीधे सॉल्व करते हो ना, कितना ये देखो एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर और ये वी साई इक्वल टू ई साई, है ना। इसमें जो ई की वैल्यू आती है ना, वो ई सीधे सीधे ये ई बन जाता है। तो इसलिए जो सोल्यूशन निकालते समय ही तुमको पता लग जाएगा कि ये ई क्या है ना। तो ई इसी बात को, ये इस चीज़ को बताए बिना ही हम सीधे बोलेंगे कि उसकी एनर्जी लेवल्स जो होंगी सोल्यूशन में, एनर्जी लेवल ही इतनी आएंगी, ठीक है ना। इसी तरह जैसे पोजीशन वेक्टर है एक्स के लिए, तो उसका एवरेज एक्स मतलब कि औसत उसका पोजीशन कहाँ होगा। तो ये हो गया इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट एक्स साई डी एक्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ठीक है ना। ये मिल जाएगा एवरेज एक्स, ठीक है। इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की तुम कल्पना कर सकते हो, सभी फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग ईच फिजिकल क्वांटिटी ने क्वांटिटी हैज एन ऑपरेटर, ठीक है ना। ये जैसे ये पी है ना, ये प्रोबेबिलिटी था शायद, ये प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, ई है, एक्स है, और दूसरी कुछ भी होगी, एंगुलर मोमेंटम है। तो उनका एवरेज निकालने के लिए तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। मान लो कोई ऑपरेटर ओ है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो एवरेज ऑफ ओ क्या बनेगा, साई कॉन्जुगेट ओ साई, और ये डी एक्स। ये हमने वन डायमेंशन के लिए कहा, ठीक है ना। यदि ये मान लो वन डायमेंशन की जगह पर के पूरे 3 डायमेंशन का मामला हो, तो 3 डायमेंशन में भी यही बात होगी। 3 डायमेंशन में एक्स की जगह, जैसा कि वो पीछे था ना, हर फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष एक ओवरेज होगा ओ, ठीक है ना। और ये जो साई होती है वो आर का फंक्शन होगा। आर माने आर का मतलब एक्स वाई जेड, आई वाई जे और जेड के, ठीक है ना। तो ये आर का फंक्शन है। तो फिर ओ का एवरेज जो निकलेगा इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट ओ साई, है ना। और ये अब डी एक्स की जगह पर डी एक्स डी वाई डी जेड पूरा वॉल्यूम ही हो जाएगा। और ये क्या, इंटीग्रल पूरे स्पेस सभी जगह से, है ना। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एवरेज निकलेगा। अब एक चीज़ और जिसमें शेष रह गई है वो है ये टाइम इंडिपेंडेंट
independent form of Schrodinger equation. Schrodinger इक्वेशन. श्रोडिंजर इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म का क्या मतलब है? देखो हमारे पास श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, वन डायमेंशन ही लेते हैं, h²/2m, ठीक है ना, डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर. ठीक, ये साई जो है एक्स का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है, प्लस v है साई है इक्वल टू h क्रॉस आई साई. ये भी एक्स और टी का फंक्शन है, ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं कि देखो, मान लो इसका सॉल्यूशन साई एक्स टी जो है दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, ठीक है ना. इसको हमने कह दिया साई एक्स केवल एक्स का है और ये फाई टी का है. इन दो फंक्शन साई और एक्स का प्रोडक्ट है. अब इसमें ये ऑपरेटर लगाओ, यहाँ पे इसमें वैल्यू में रखो, तो ये इसको ये एक होगी. जब हम रखेंगे तो इसमें देखो, ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है ना, चाहिए है डेल्टा बाई डेल्टा टी में, एक्स और वाई वेरिएबल जो हैं, एक्स और टी वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल पर ही लागू होते हैं, है ना. बाकी दूसरे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट समझते हैं. जैसे मान लो टी से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो साई एक्स को वो कांस्टेंट मानेगा, उसी तरह एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फाई टी को कांस्टेंट मानेगा, ठीक है ना. तो इसको यानी हमने ये मान लिया, लेट अभी मान लिया है ना. यदि ऐसा हो तो देखो, हमें इस इक्वेशन का सलूशन निकालना है. हम सलूशन कैसे निकालेंगे? हमारी मर्जी. वैसे तो इसका जनरल सलूशन है, लेकिन इसका एक थियरम होता है कि गिवन बाउंड्री कंडीशन दी हुई हो तो दिए हुए बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक और एक ही सलूशन होता है. सलूशन यूनिक होता है. तो फिर हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें हम एक सलूशन निकाल लें, उसको कहेंगे कि ये हमारा सलूशन है ना. किसी भी तरीके से हम निकाल लें तो वो आपका सलूशन मिल जाएगा, बशर्ते को बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता हो. तो हमने ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं इसको. तो इस मेथड से आप उसको करो, क्या है, वेरिएबल सेपरेशन. इस मेथड को बोलते हो वेरिएबल सेपरेशन. ठीक है ना. तो इसमें ये कर दिया. अब इसमें वैल्यू रखो, देखो तो ये हो गया h²/2m, है ना, डेल्टा साई एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर, है ना. और इसमें फाई टी अलग हो जाएगा, क्योंकि फाई टी पर एक्स ऑपरेटर लगेगा नहीं, और प्लस वी फाई और ये साई एक्स, ठीक है. और ये देखो यहाँ पर केवल फाई पर लगेगा, एक्स पर नहीं लगेगा, तो साई एक्स आई एच क्रॉस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हुआ ना. अब आप साई एक्स गुणित फाई टी से दोनों ओर भाग दे दो, तो आप भाग दोगे तो ये स्थिति बनेगी h²/2m डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स प्लस वी साई एक्स, ठीक है ना. ये एक्स वाला बच गया. ये तो हो गया. और यहाँ देखो फाई आपका कट गया है ना, फाई ये इसे हम भाग दे रहे हैं तो फाई ख़त्म हो गया. तो भाग देने की वजह से फाई तो उड़ गया, लेकिन 1/साई एक्स बचा रह गया. उस साइड में क्या बचा, देखो साई एक्स चला गया उधर, तो ऑल फाई इधर हो गया. तो
आई एच क्रॉस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और ये बेटा फाइव हो गया डेल्टा टी। ठीक है ना। यहाँ देखो इस साइड में पूरे के पूरे एक्स वाले हैं, इस साइड में पूरे के पूरे टी वाले हैं, है ना। तो ये जो है फंक्शन अलग है ना, तो इनको माना कि ये सम कांस्टेंट ई के बराबर है। ठीक है ना, ये इसके ई के बराबर है। तो फिर ई इज ए कांस्टेंट, ई इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना, ई कोई कांस्टेंट। अब आगे देखो, इसको अलग अलग कर दें अब। तो देखो पहले ये करते हैं, आई एच क्रॉस बाई फाइव डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इक्वल टू ई, है ना। इसको आप करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ ले आओ, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इक्वल टू ई बाई एच क्रॉस आई, और क्या है यहाँ फाइव आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो डी फाइव बाई फाइव इक्वल टू माइनस आई ई बाई एच क्रॉस कर दिया और ये डी टी कर दिया, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, फाइव इक्वल टू ई की पावर माइनस ई बाई एच क्रॉस टी, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये फाइव को हम अपने इच्छा अनुसार चूज कर लेते हैं। लेट टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर फाइव इज जीरो। ठीक है ना। तो अब इसमें रख दो तो सी बराबर जीरो हो गया, सी जीरो हो जाएगा ना। जब ये कंडीशन रखोगे तो सी जीरो हो जाएगा। तो फाइव बराबर अब आपका हो गया ई पर माइनस, हाँ, ई बाई एच क्रॉस टी। बस ये आपका टाइम फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अब बच गया दूसरा स्पेस वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, देखो एच क्रॉस बाई टू है माइनस साई डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये बचा दूसरे वाला, प्लस बी आर, है ना। एक बटा साई था तो इधर ई को और ये साई को ऐसे कर दिया, साई है। ये पूरा एक्स के फंक्शन है और कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना। ये जो है दूसरा, इस वाले फंक्शन को हम ये कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। अब ये फंक्शन क्या हो गया, देखो क्या हुआ, वन डायमेंशन में ये फंक्शन ये हो गया, और ये जनरल क्या होगा, अब इसकी जगह ग्रेडियंट ले लेगा ना। तो जनरल फंक्शन, ये जनरल मामले में क्या होगा, तो ये क्या हो गया, देखो माइनस एच क्रॉस नोबला स्क्वायर साई एक्स बाई टू है प्लस वी आर, है ना। एक्स नहीं है आर हो गया, आर हो जाएगा नहीं। ये तो ये हो गया, ये सेपरेट हो गया। इसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म, इंडिपेंडेंट फॉर्म। और ये हो गया ई साई। ठीक है ना। इसका फायदा क्या है, देखो हमारा ये टाइम इंडिपेंडेंट वाला जो हमारा फॉर्म आया, एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम नोबला स्क्वायर ये साई, ये प्लस वी आर साई आर, ये भी साई आर है, केवल आर पर एक्स वाई जेड पर निर्भर है ये, इक्वल टू ई, है ना। ये इस वाले फंक्शन को हम टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या है, मान लो इसका कुछ भी सोल्यूशन हो,
अभी हम इसके सोल्यूशन की चिंता नहीं कर रहे। मान लो इसका कुछ भी सोल्यूशन हो, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो गया? देखो पहला पार्ट साई इक्वल टू है ना, जो साई क्या था, ये लो साई बराबर एक आर का फंक्शन था और टी का फंक्शन था ना, इन जनरल। तो ये हो गया साई आर अलग हो गया कोई, और ई पर माइनस ई बाई एच क्रॉस टी, ठीक है ना। ये इस तरह का हो गया। जब इस तरह का वेव फंक्शन आपको मिलेगा तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साई कॉन्जुगेट और डी वॉल्यूम। तो डी वॉल्यूम को डी गामा भी कहते हैं ना, इसको गामा, डी गामा का मतलब ये हुआ डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना ये। तो इसीलिए इन सभी को इस फॉर्म में कर दिया। तो ये कितना हो गया, देखो साई तो ठीक है, साई आर कॉन्जुगेट हो गया, ये ई का ये प्लस हो गया, ई पर आई भी है, यह आई भी है, तो प्लस आई ई बाई एच क्रॉस टी हो गया, ठीक है। फिर वो साई आर ई पर माइनस ई बाई आई एच क्रॉस टी और डी गामा, ठीक है ना। और इस पर जब ये करोगे देखो ये और ये पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, एक हो गया, ठीक है। तो ये साई प्लस और साई आर, ठीक है ना, ये भी आर डी गामा। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को देखो, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है इज क्या होगा, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये कि ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक बार एक समय डिसाइड हो गया तो वही प्रोबेबिलिटी हर समय ऐसे ही बनी रहेगी, इसमें समय के साथ कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसको स्टेशनरी फॉर्म भी कहते हैं। और इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन भी कहते हैं बस। तो अभी तक श्रोडिंगर इक्वेशन के संबंध में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया कि देखो पहली बात क्या उसको समराइज कर देते हैं बस। नंबर एक कि श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डबला स्क्वायर साई प्लस वी आर इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, उसका जनरल रूप ये होता है। ये बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक इक्वेशन है ना, ये डेराइव नहीं होता, ये पास्टुलेटेड है और ये इसलिए सही माना जाता है कि क्योंकि ये इसका प्रेडिक्शन सही होता है। नंबर दो, ये जो वेव फंक्शन है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी एक किस पार्टिकल के सिचुएशन पर निर्भर है कि किस परिस्थिति में पार्टिकल है, उस पर वो निर्भर करता है। और ये साई कॉन्जुगेट ये क्या चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, ये प्रोबेबिलिटी आर और टी पर डेंसिटी देता है। तो ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। नंबर तीन साई डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स डेल्टा साई बाई डेल्टा टी
है ना। ये सब के सब कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड ये क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी इनफाइनाइट। ठीक है ना। और लिमिट साई एक्स टेंडिंग टू 0 इन्फिनिटी इज क्या होना चाहिए, 0, है ना। शुड नॉट बी इनफाइनाइट, तो ये फाइनाइट रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और हर ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर ओ होता है, और उस ऑपरेटर का एवरेज वैल्यू मिलता है। वो कैसे मिलेगा, साई कॉन्जुगेट ओ साई, और ये डी गामा पर ये। ठीक है ना। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और ये भी हमने ये देखा कि ये जो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, जबकि इसमें टाइम के साथ जब वेव फंक्शन न बदलता हो, सिचुएशन एकदम सिमेट्रिक हो टाइम के सापेक्ष, तो और स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन है। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम जो ऐसा आज है वो कल भी वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। इस तरह की जो सिचुएशन है, तो इसमें टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म का वेव, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में वो ये हो गया कितना, h²/2m माइनस डबल साई आर, केवल आर का फंक्शन होगा, प्लस वी आर का फंक्शन है, तो साई आर का फंक्शन है, और ये ई साई आर। इस फॉर्म को हम टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और स्टेशनरी स्टेट में हम इसी का सलूशन निकालेंगे। और जो ई है, ई बेसिकली ये एनर्जी है। ई इज एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यूज, है ना। तो ई की जो भी वैल्यू आएगी ना, इसको सॉल्व करने में ई की जो भी वैल्यू आएगी वो वेव फंक्शन बताएगी, ई वो एनर्जी बताएगा, है ना। देखेंगे आगे चलकर, हम देखेंगे कि ये एनर्जी स्टेट क्या क्या पॉसिबल है, अलाउड है इसमें, जिससे कि इसका सलूशन हो। इतने सारे हमने शर्तें लगा दिया ना, इन शर्तों को पूरा करने के लिए ई जो है अब कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ई क्या है, डिस्क्रीट हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ई की कौन कौन सी वैल्यू होगी ये हम निकालेंगे, है ना। ये श्रोडिंगर इक्वेशन की सबसे बड़ी विशेषता है, वो बताता है कि फिजिकल सिस्टम जो होगा क्वांटाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना। उसके हर पॉसिबल वैल्यू नहीं संभव नहीं है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू इज पॉसिबल है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के जो बेसिक नॉलेज जो इस वीडियो में हम लोगों ने गेन किया, इसका एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो यही समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।